आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर हीट के न्यूमेरिकल्स। पिछले 10 ईयर में जितने न्यूमेरिकल आए हैं वो पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। इट्स मोलर मास इज 32 ग्राम। अच्छा, ये मोलर मास जो है हमारे पास बेसिकली मोलिकुलर मास ही है किसका, ऑक्सीजन का। एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज 8.313 जूल स्लैश मोल डॉट केल्विन। दो बातें मैं आपको बता दूं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपका उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी जैसे ये न्यूमेरिकल आपके सामने आया, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल सामने लेकर इसलिए आया क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आगे टॉपिक पहले से पढ़े हुए। ठीक है, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। दूसरी चीज, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल करने के लिए जाहिर है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मगर फॉर्मूले का इस्तेमाल सही करना है आपको। अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल सही कर लेते हैं आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो भी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आप आराम से बता सकते हैं। पहली चीज क्या, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला पता होगा फिर आपके दिमाग में इंग्रेडिएंट्स आएंगे। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है जैसे खाना पकता है ना, उस खाने के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के मसाले डालते हैं फिर एक डिश तैयार होती है। इसी तरीके से फॉर्मूले के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। अगर आपको 2 एलिमेंट दे दिए जाएं, तीसरा निकालने को कहा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। किस मदद से, फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूले के पीछे क्या चल रहा है, बेसिक फिजिक्स का लॉ चल रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सही है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब पहले तो डेटा बनाते हैं। डेटा हमारे पास बनेगा, सबसे पहली चीज जो हमारे पास मौजूद है वो है टेम्परेचर, 800 केल्विन। सही है, अभी फॉर्मूला वॉर्मूला सब आएगा, बेफिक्र हो जाए। मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है हमारे पास 32 ग्राम, और इस 32 ग्राम को मैंने 1000 से डिवाइड करके केजी में लेकर आ गया, यानी 0.032 केजी। ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का इन केजी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास है 8.313 जूल पर मोल डॉट केल्विन। एक और वैल्यू जो आपको अक्सर बाद पेपर में गिवन होती है वो होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, यानी कि के की। इसकी वैल्यू हमारे पास 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल स्लैश के। इसका फॉर्मूला होता है आर ओवर एन ए, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर हम डिवाइड कर दें एवोगाद्रो नंबर से तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। इन केस अगर आप ये वैल्यू भूल जाते हैं, अक्सर तो पेपर में मौजूद होती है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से इसको निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, के इक्वल्स टू आर बाई एन ए। हमें निकालना है सवाल के अंदर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें निकालना है, ये आ गया वी आर एम एस। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वी आर एम एस, ये हमें रिक्वायर्ड है। सही है, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले से पहले मैं मॉलिक्यूलर मास को कन्वर्ट कर लूंगा किसके अंदर, मास के अंदर। तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, हम मॉलिक्यूलर मास से मास में कैसे जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे एवोगाद्रो नंबर से। एवोगाद्रो नंबर आपको पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23, यानी एक्सपोनेंट की पावर 23। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो मास की वैल्यू आएगी वो आएगी 5.31 एक्सपोनेंट माइनस 26 केजी। तो मैंने मॉलिक्यूलर मास को कन्वर्ट कर लिया मास में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड के फॉर्मूले में हमारे पास मास आता है ना कि मॉलिक्यूलर मास आता है। ठीक है, वी आर एम एस शॉर्ट फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर स्पीड की। 3 के टी, के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसीलिए मैंने इसको डेटा में लिखा। टेम्परेचर हमेशा याद रखना केल्विन में रखना है। अगर वो डिग्री सेल्सियस में दे दें पेपर के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, तो आपको उसको केल्विन में करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो यूनिट है ना वो है जूल स्लैश केल्विन, जूल अपॉन केल्विन, ये है केल्विन के अंदर। तो इस वजह से टेम्परेचर का यूनिट भी आपको क्या रखना है, केल्विन रखना है। यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं। 3 के टी ओवर एम। अब हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। 3 ऐसी रहा हमारे पास, के की जगह आ गया के की वैल्यू, टेम्परेचर आ गया हमारे पास 800, मास हमने यहाँ से पहले ही निकाल लिया था 5.31 एक्सपोनेंट माइनस 26। तो वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, ये इसको सॉल्व करा मैंने। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई वो आई 789.61 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड होगी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जब टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा, 800 केल्विन। एक और सवाल है हमारे पास, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज
3300 मीटर पर सेकेंड। गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वो बाकायदा कह रहा है आप अपना आंसर दें डिग्री सेल्सियस में। मास हमें गिवन है 3.32 एक्सपोनेंट -27 kg। अब देखो मॉलिक्यूल आया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पिछले सवाल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था। वेलोसिटी गिवन है, VRMS हमें पता है, उसके अलावा हमें क्या क्या पता है, मास पता है, एंड देन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी पता है हमें 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल स्लैश केल्विन। निकालना है हमें इस बार टेम्परेचर, पहले VRMS निकालना था, अब टेम्परेचर निकालना है। तो यही तो चीज होती है, आपको एक अननोन बता के दूसरा नोन निकालना होता है, और फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, न्यूमेरिकल को आप सॉल्व नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक में नहीं पढ़ना, वरना आप न्यूमेरिकल में फंस जाओगे पूरी तरीके से। यहाँ पे VRMS का हमने फॉर्मूला लिखा 3kT/m। अब यहाँ से क्या मुझे VRMS निकालना है, नहीं निकालना, टेम्परेचर निकालना है किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया किसका, टेम्परेचर का, V²RMS, स्क्वायरिंग करूंगा मैं दोनों तरफ, और मास को और 3k को नीचे भेज दूंगा, ये मैंने किया, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। वेलोसिटी पता है मुझे, मास भी पता है मुझे, एंड देन k की वैल्यू तो पता ही है। सारी वैल्यू से मैंने सब्स्टिट्यूट करी तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 873.304 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आ गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, सही है। अब हमें क्या आंसर केल्विन में देना था, नहीं, आंसर हमें देना था डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा डिग्री सेल्सियस में, माइनस करवा दूंगा 273 केल्विन से। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 600.3 डिग्री सेल्सियस। ये दो न्यूमेरिकल्स थे जो 10 ईयर में मैंने देखे थे, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड से बिलोंग करते थे। एक में हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाली, एक के अंदर हमने टेम्परेचर निकाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये वाला न्यूमेरिकल बड़ा वाहिद न्यूमेरिकल है जो एक ही दफा मुझे मिला। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर of 0.4 meter radius when it is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius। अल्फा की वैल्यू हमें पता है। ये वाला टॉपिक आपका है थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड। पिछला वाला जो टॉपिक था वो टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से रिलेटेड, सही। ये वाला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सही। इन दो के फॉर्मूले आपको याद रखने ने, कोई सा भी सवाल इनमें से दे सकते हैं उठा के, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू हमें पता है, रेडियस हमें गिवन है 0.4 मीटर, और अल्फा की वैल्यू डिग्री सेल्सियस इनवर्स में इसका यूनिट है वो हमें गिवन है 24 एक्सपोनेंट -6। टेम्परेचर 100 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक गया, यानी चेंज आया T2 - T1, 100 - 0 100 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है हमें, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। टेम्परेचर देने पर कोई चीज जो कि वॉल्यूम रखती थी उसके अंदर इजाफा हो गया, यानी कि उसकी वॉल्यूम में इजाफा हो गया, एक्सपेंशन आ गई। फॉर्मूला हमारे पास होता है चेंज इन वॉल्यूम का, इनिशियल वॉल्यूम टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तो सवाल में गिवन ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। इसका भी एक रिलेशन आपने ड्राइव किया होगा, बीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा। ये बीटा और अल्फा ग्रीक लेटर्स हैं, फिजिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। बीटा कैसे निकालेंगे, 3 टाइम्स अल्फा करके। तो सबसे पहले बीटा से पहले हम इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बीटा निकालेंगे, क्योंकि बारी बारी चलेंगे। वी आई हमें मालूम करना सबसे पहले। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास हमेशा वो वॉल्यूम होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, जिसको आपने ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, रूम टेम्परेचर कह सकते हो आप उसे। तो वो वॉल्यूम हमें पहले निकालना है। स्फीयर है, याद रखें, एक स्फीयर है, और एक स्फीयर का वॉल्यूम मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर है हमारे पास रेडियस, जब इस सवाल में हमें रेडियस गिवन था, तो रेडियस की वैल्यू मैंने रखी, और बाकी दोनों तो चीजें कांस्टेंट ही। तो इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास आ गया 0.268 मीटर क्यूब, ये मेरे पास आ गया इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर। अब मैं निकाल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा। अल्फा की वैल्यू रखी 24 एक्सपोनेंट -6। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो आई वो आई 7.2 एक्सपोनेंट -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बीटा और इनिशियल वॉल्यूम, साथ में डेल्टा टी की वैल्यू जो कि 100 डिग्री सेल्सियस थी, यहाँ पे मैं रखूंगा। यहाँ पे आपको मसला नहीं होगा, आप इसको केल्विन में भी कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हो, क्योंकि बीटा जो है वो ऑलरेडी डिग्री सेल्सियस इनवर्स में आ रहा है। क्यों, क्योंकि अल्फा था डिग्री सेल्सियस इनवर्स में। वैल्यू रखते हैं, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे
एक्सपोनेंट को और इन तीन नंबर्स को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0019296 मीटर क्यूब। इतना चेंज आया वॉल्यूम में जब आपने टेम्परेचर चेंज किया। सही है, इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले में इतना चेंज आया। ये था हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक का एक न्यूमेरिकल। अब आप सोच रहे होंगे कि चेंज इन वॉल्यूम का आ सकता है तो चेंज इन लेंथ का भी आ सकता है। तो चेंज इन लेंथ में बहुत ही आसान है, डेल्टा एल एल आई एल्फा डेल्टी, ये फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ का। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, इसलिए आपको लेंथ वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होगा अपने पास। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल आ गए वो आ गए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। सही है, सवाल है हमारे पास, अ सिस्टम्स एब्जॉर्ब 1147 जूल ऑफ हीट, लॉसेस 233 जूल्स ऑफ हीट। सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, इस पॉइंट को मैं दोबारा बताऊंगा अभी। सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है एंड हीट लूजेस कर रहा है, कितनी, 233 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन to the surroundings and delivers 614 joules of work. Calculate the change in internal energy of the system. अब देखो न्यूमेरिकल आपने पढ़ लिया, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, डेटा पहले देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, जब भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट, इसका मतलब सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, आप सिस्टम में हीट दे रहे हो, वो सिस्टम हीट ले रहा है, लेकर कुछ वर्क कर रहा है। सही है, ऐसे इसको याद रखना। Q1 हमें पता है कितनी है, 1147। देन सिस्टम कुछ हीट लॉस भी कर रहा है, 233 जूल्स हीट लॉस कर रहा है, तो हमारे पास आ गया Q2। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हमारे पास कितना है, 640, ये मैंने रख दिया। अब आप एक चीज नोट करोगे, हमारे पास Q1 और Q2 दोनों गिवन है, तो नेट चेंज इन Q कैसे निकाल सकता हूं मैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके। डेल्टा Q जो मेरे पास आएगा, चेंज इन हीट कितना आएगा, Q1 माइनस Q2, कितना आ गया हमारे पास, 1147 माइनस 233, 914 जूल्स आ गया। ये डेल्टा क्यू हमें निकालना था। अब हमें निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास होती है वो मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी होती है। सही है, अपनी एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होती है जो वो स्टोर करके रखता है। फॉर्मूला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू हमने निकाल चुके हैं, डेल्टा डब्ल्यू हमें पता है सवाल के अंदर कितना, 614 जूल्स ऑफ वर्क। यहाँ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट करने से पहले इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, यानी डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 914 माइनस 614, तो जो इंटरनल एनर्जी मेरे पास आएगी वो आएगी 300 जूल्स। 300 जूल्स मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी है। सही है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब कितनी करी, 1147, रिलीज कितनी करी थी, 233, वर्क कितना करा, 640। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 30%। फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब। ये है हमारे पास पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी है, हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सिस्टम में एंटर होना, एक्सपेल्ड का मतलब है रिलीज होना, कितनी हीट रिलीज होगी। हीट टॉपिक के अंदर आपने जो हीट इंजन पढ़ा होगा वो पढ़ा है आपने कार्नो साइकिल, तो ये न्यूमेरिकल शुरू हो गए कार्नो साइकिल के। एफिशिएंसी आ गई है आपके पास और वर्क डन आ गया, डेटा बना लेते हैं। वर्क डन पता है हमारे पास 200 जूल, एफिशिएंसी हमारे पास 30%, इसको मैं 100 से डिवाइड करके वैल्यू लिख सकता हूँ 0.30। हमें निकालनी है हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, यानी Q1 निकालना है, एंड देन हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड यानी Q2। सबसे पहले तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस हीट एक्सपेल्ड ओवर हीट एब्जॉर्ब। सही है, इसका एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो फॉर्मूला बना Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। क्योंकि मुझे एफिशिएंसी पता है, एक चीज आपको याद रखनी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बराबर होता है हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट एक्सपेल्ड के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी जितनी हीट आपने एब्जॉर्ब करवाई सिस्टम के अंदर, यानी सिस्टम में भेजी, अगर आप माइनस करवा दें हीट जितनी रिजेक्ट हुई, तो आपको मिल जाएगा सिस्टम ने कितना काम करा। ये इसकी एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हो, आपने चाय का प्याला रखा, चाय चढ़ा दी आपने, सही, बत्ती बत्ती सब डाल दी, चूल्हा जलाया, चूल्हे से आपने हीट प्रोवाइड करी, जो आपने हीट दी वो कुछ काम में खर्च होगी। सही है, चाय को घुमाएगी, चाय को पकाएगी, बकिया कुछ हीट जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ लगानी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बराबर होगा हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट एक्सपेल्ड। मैंने Q1 माइनस Q2 की जगह रख दिया W।
तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बन गया W/Q1। मुझे वर्क डन पता है, एफिशिएंसी पता है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मतलब Q1 को ऊपर, एफिशिएंसी को नीचे, और यहां से मेरे पास Q1 आ जाएगा 666.66 जूल। अब मुझे निकालना है Q2, तो फॉर्मूला तो आपके सामने मौजूद है। Q2 के लिए सेपरेट कर लेंगे, यानी Q1 में से माइनस कर देंगे वर्क डन को। Q1 हमारे पास है 666.66, वर्क डन हमारे पास है 200, तो अमाउंट ऑफ हीट जो एक्सपेल्ड हुई सिस्टम से वो हमारे पास आई 466.66 जूल। एक चीज आपको याद रखनी है, हीट सप्लाई हमेशा ज्यादा होगी वर्क डन से और हीट एक्सपेल्ड से। सही, हीट एक्सपेल्ड हमेशा कम होगी, वर्क डन भी हमेशा कम होगा हीट सप्लाई से। ये बात आपको याद रखनी है, कैच करना है आपको ये वाला पॉइंट। सही, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन अ हॉट एंड अ कोल्ड बॉडी इज 120 डिग्री सेल्सियस। यानी हॉट और कोल्ड बॉडी के दरमियान का डिफरेंस डेल्टा टी हमें पता है। लेट्स से हॉट बॉडी का टेम्परेचर है T1, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है T2, तो हमें यहाँ पे डेल्टा टी पता है 120 डिग्री सेल्सियस। इफ द हीट एनर्जी इज 30% एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब एफिशिएंसी गिवन है उस हीट इंजन की। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडी, हमें T1 निकालना है एंड T2 निकालना है। डेल्टा टी हमें पता है, एफिशिएंसी 0.30, T1 हॉट बॉडी टेम्परेचर, T2 कोल्ड बॉडी टेम्परेचर। फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1 - T2/T1। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं पिछले सवाल की तरह, T1 - T2/T1। यहाँ पे क्योंकि हमें दोनों ही चीजें नहीं पता, ना T1 पता है ना T2 पता है, मैं जानता हूँ कि डेल्टा टी बराबर होता है T1 - T2 के, बड़े में से छोटे टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, चेंज पता चल जाएगा। तो ये डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, तो T1 - T2 की जगह रख दिया डेल्टा टी। मुझे निकालना है यहाँ से सबसे पहले T1, क्योंकि यहाँ से T1 ही आ सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कराते हैं, तो यहाँ से डेल्टा टी हमारे पास है 120 डिग्री सेल्सियस, और एफिशिएंसी हमारे पास कितनी 0.3। T1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 400 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना है T2, तो डेल्टा टी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा टी होता है हमारे पास T1 - T2, यानी हॉट बॉडी टेम्परेचर माइनस कोल्ड बॉडी टेम्परेचर। नाम से जाहिर है जो हॉट बॉडी टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बनस्बत कोल्ड बॉडी टेम्परेचर के। तो T1 में से T2 को माइनस करेंगे तो डेल्टा टी पता चल जाएगा। निकालना है यहाँ पे हमें T2, तो इस तरह फॉर्मूला बन गया T1 - डेल्टा टी। T1 कितना है 400 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी है 120 डिग्री सेल्सियस। जब सब्ट्रैक्ट कराया तो वैल्यू आई हमारे पास 280 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो केल्विन में कर दो, चाहो तो एज इट इज रहने दो, क्योंकि डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होता है। चलते हैं अगले सवाल पे, बहुत दफा आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, द हाई टेम्परेचर ऑफ अ रिजर्वायर ऑफ अ कार्नो इंजन इज एट 200 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर का मतलब T1 बताया आपको, एंड हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 35%। इनिशियल एफिशिएंसी इस टेम्परेचर पे है 35%। T2 भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी हमें नहीं पता। अगला पॉइंट, सवाल को हमेशा ब्रेक करके पढ़ना पड़ता है, तोड़ तोड़ के। एक साथ पढ़ लोगे समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रख लो, सवाल को हमेशा ब्रेक करके करना। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 45%, आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है कार्नो इंजन की 35 से 45। इसको लेट से अज्यूम कर लेते हैं एफिशिएंसी डैश। अगला पार्ट कह रहा है बाय हाउ मेनी डिग्री शुड द टेम्परेचर, कितने डिग्री टेम्परेचर को कोल्ड रिजर्वायर के ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज, यानी कि कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को कितना डिक्रीज करना चाहिए इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट। हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को कांस्टेंट भी रखना है आपको, और कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को कितना कम करना है ताकि एफिशिएंसी 35% से 45% हो सके, 35% से 45% हो सके। तो ये कैसे करेंगे सवाल को, पहले डेटा बनाते हैं। T1 हमें पता है हॉट बॉडी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया केल्विन में। 200 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्या आंसर आया हमारे पास 473 डिग्री केल्विन। एफिशिएंसी हमारे पास है 0.35 यानी 35%। एक और एफिशिएंसी हमें जो बढ़ानी है वो गिवन है 45%, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफिशिएंसी डैश, जो कि है 0.45। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आया, कितना डिग्री टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का डिक्रीज करना चाहिए। लेट्स से T1 हमारे पास टेम्परेचर है हॉट बॉडी का, एफिशिएंसी जब 35% है, सही। T2 भी कुछ ना कुछ होगा जब एफिशिएंसी 35% है।
और T2 उस वक्त भी कुछ ना कुछ होगा जब एफिशिएंसी 45% है। कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर का चेंज हमें मालूम करने बेसिकली इस सवाल के अंदर, यानी कि जब 35% पे T2 कुछ था और 45% पे T2 कुछ था, T2 यानी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, उन दोनों का चेंज हमें मालूम करना है, कितना हमें कम करना पड़ेगा टेम्परेचर इनिशियल के मुकाबले में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आ गई, डेल्टा T2 इक्वल्स टू T2 माइनस T2 डैश, ये हमें निकालना है। अब आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि पहला हमें T2 निकालना है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी 35%, फिर हमें T2 डैश निकालना है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी 45%। याद रहे हॉट बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा, 473 डिग्री केल्विन सेम रहेगा दोनों केसेस के अंदर। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं। फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, एफिशिएंसी का 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 माइनस T2 अपॉन T1 एलसीएम ले लिया। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ से T2, क्योंकि T1 मुझे पता है, एफिशिएंसी भी मुझे पता है जब 35% थी। फॉर्मूला मैंने सेपरेट कर लिया, T1 को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कराया, T2 को मैंने फिर सेपरेट कर लिया। T2 इक्वल्स टू T1 1 माइनस एफिशिएंसी। T1 मैंने रखा यहाँ पे 473 डिग्री केल्विन और एफिशिएंसी की जगह एफिशिएंसी का फॉर्मूला रख दिया। आप देखो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले T2 निकालना है, 1 माइनस 0.035 हमारे पास होता है 0.65, और T2 आ गया हमारे पास जब एफिशिएंसी कितनी थी 35%, 307.45 केल्विन। अब हमें निकालना है T2 जब एफिशिएंसी होगी 45%। सही है, यही तो हमारी ख्वाहिश है ना, इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो T2 को कितना कम करना पड़ेगा, याद रहे एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T2 से, कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से। जितना T2 कम करोगे उतना एफिशिएंसी बढ़ेगी, जितना T1 बढ़ाओगे, हॉट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, उतनी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो T2 डैश निकालने के लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, डैश डैश का फर्क आएगा बस। T2 डैश इक्वल्स टू T1 1 माइनस, इसको एफिशिएंसी डैश कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैंने डेटा के अंदर एफिशिएंसी डैश लिखा, यहाँ भी क्या होगा एफिशिएंसी डैश। एफिशिएंसी लेंगे हम 45%, 0.45, जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 260.15 केल्विन। यानी T2 डैश हमें पता चल गया जब एफिशिएंसी कितनी थी 45%। अब हमें तो चेंज निकालना था ना, कितना डिग्री टेम्परेचर को कम करें। कम करने का मतलब ये हम हमसे ये नहीं पूछ रहा कि एफिशिएंसी 45% पे कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हमसे नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा कितना चेंज आएगा। तो T2 में से जब मैं T2 डैश को माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा T2, और यही हमें सवाल में कहा जा रहा था निकालने को। ठीक है, याद रहे यहाँ पे T2 डैश नहीं निकालना, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि 45% पे T2 डैश कितना होगा, यानी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, बल्कि हमसे ये कहा जा रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर जब 45% पे था, 45% एफिशिएंसी पे था, और जब 35% एफिशिएंसी पे था, दोनों का डिफरेंस। तो इस वजह से फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस T2 डैश। याद रहे कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 हमेशा ज्यादा होगा T2 डैश से। इसी तरीके से कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें T1 डैश बड़ा होगा T1 से, क्योंकि हॉट बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। T2 की वैल्यू हमारे पास है 307.45, T2 डैश की वैल्यू हमारे पास है 260.15। तो डेल्टा T2 हमारे पास आ जाएगा इस तरह 47.3 केल्विन। इतना टेम्परेचर हमें कम करना होगा, तब जाके एफिशिएंसी 35% से 45% हो जाएगी, बाय कीपिंग द हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट। T1 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वाली बात आपको सबसे पहले नोट करनी है, T1 नहीं निकालना है, T1 कांस्टेंट है, जब भी T1 मैंने यहाँ पे सेम रखा। इसी टाइप का जो एक और सवाल बन सकता है वो ये कि आप कितना हाई टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ताकि एफिशिएंसी 35 से 45% हो जाए। उस केस के अंदर हो सकता है आपको कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़े। ठीक है, कार्नो इंजन का एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है हमारे पास, अ कार्नो इंजन उस लो टेम्परेचर रिजर्वायर इस 200 केल्विन। यहाँ पे उल्टा हो गया काम, यहाँ पे लो टेम्परेचर रिजर्वायर गिवन है, यानी T2 पता है, एंड हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50%, 50% एफिशिएंसी पता है। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 75%, एफिशिएंसी डैश भी पता है। बाय हाउ मेनी डिग्रीज मस्ट द टेम्परेचर ऑफ लो रिजर्वायर बी डिक्रीज, कितना हमें लो रिजर्वायर का टेम्परेचर यानी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कीपिंग द हायर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट। हायर रिजर्वायर का टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखें तो कितना हम कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर को कम कर सकते हैं ताकि एफिशिएंसी 50 से 75% तक चली जाए। डेटा बनाते हैं, T2 पता है हमें 200 केल्विन, पिछले सवाल में T1 पता था, एफिशिएंसी है 0.5, एफिशिएंसी डैश है 0.75,
हमें दोबारा से डेल्टा T2 निकालना है। T2 माइनस T2 डैश करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें T1 पता करना है। T1 कितना है, सवाल में T1 तो पता ही नहीं है, तो T2 से पता करेंगे हम। फॉर्मूला हमारे पास वही है, 1 - T2 अपॉन T1। एलसीएम लिया मैंने सबसे पहले, T1 - T2 अपॉन T1। T1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो T2 आ गया मेरे पास। T1 माइनस एफिशिएंसी T1, यहाँ से मैं T1 कॉमन ले लूंगा, और क्योंकि मुझे T1 निकालना है तो मैं 1 माइनस एफिशिएंसी को नीचे भेज दूंगा। अब इसके अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। T2 है 200 केल्विन, एफिशिएंसी है 0.5, और T1 हमारे पास आ गया 400 केल्विन। सही है, T1 हमें पता चल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो T2 डैश निकालना है। इस वजह से हमने T1 निकाला, क्योंकि जब इस फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे तो T1 की तो जरूरत महसूस होगी ना। T1 भले कांस्टेंट रहेगा, T1 की वैल्यू तो निकालनी थी। अब दोबारा से इस फॉर्मूले को लगाते हैं और T2 डैश निकालते हैं। तो T2 डैश हमारे पास है T1 1 माइनस एफिशिएंसी। T1 रखा 400 केल्विन, एफिशिएंसी कौन सी लेंगे, एफिशिएंसी डैश लेंगे। एफिशिएंसी तब हमें 75% तक लेके जानी है। इसको मल्टीप्लाई कराया 0.25 से 400 को, तो आंसर हमारे पास आया T2 डैश 100 केल्विन। आप देख रहे होगे T2 हमारे पास था 200 केल्विन और T2 डैश आया 100 केल्विन। हमेशा ज्यादा आएगा T2 किससे, T2 डैश से, और उल्टा कर लो, T2 डैश हमेशा कम आएगा T2 से। अब हमें चेंज निकालना है, कितना टेम्परेचर को आप कम करोगे। चेंज चेक करते हैं। 200 माइनस 100, T2 की जगह मैंने रखा 200 और T2 डैश की जगह मैंने रखा 100। डेल्टा T2 की जो मेरे पास वैल्यू आई वो आई 100 केल्विन। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 8 न्यूमेरिकल डिस्कस करे जो कि पिछले 10 ईयर्स में आए हुए थे। अगर कोई मैंने मिस कर दिया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। कोशिश यही थी कि 10 ईयर के सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर कवर हो जाए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको लगता है कि वीडियो बननी चाहिए उस टॉपिक के न्यूमेरिकल पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।